वंदे मातरम खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता देते हैं। हर हफ्ते में 2 जिलों का दौरा करेंगे सीएम धामी। शुक्रवार शनिवार जिलों का दौरा करेंगे सीएम धामी। सभी जिलाधिकारियों को गाइडलाइंस जारी करेंगे। आपको बता दें कि सभी डीएम को सीएम के कार्यक्रम के लिए गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। जनता की समस्याओं के लिए नई मुहिम की शुरुआत अब हो रही है। नई मुहिम की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में नई मुहिम की शुरुआत होगी। हफ्ते में 2 दिन जिलों का दौरा करेंगे। शुक्रवार और शनिवार जिलों में पहुंचेंगे, जिलों का दौरा करेंगे और जनता की जो समस्याएं हैं उनको सुनेंगे, उनका निस्तारण करेंगे। ये नई मुहिम की शुरुआत उत्तराखंड में होने जा रही है, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद करने वाले हैं इस मुहिम की शुरुआत। हालांकि अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं ताकि इसकी तैयारियां पहले से की जाएं, ताकि जनता की जो समस्याएं सुनी जाएंगी। एक तरीके से जनता दरबार यहां पर होगा, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। एक नई मुहिम यहां पर शुरू हो रही है उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे और हफ्ते में 2 दिन का समय रखा गया है जब इन समस्याओं को सुना जाएगा। जिलों का दौरा करेंगे हफ्ते में 2 दिन, शुक्रवार और शनिवार जिलों का दौरा करेंगे सीएम धामी। सभी जिलाधिकारियों को गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सभी डीएम को भी सीएम के कार्यक्रम के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। जिस भी जिले में सीएम पहुंचेंगे वहां पर, ताकि तैयारियां की जा सके, और उसी के चलते जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। शुक्रवार और शनिवार 2 दिन मुख्यमंत्री पहुंचेंगे अलग अलग जिलों में समस्याओं को सुनने के लिए। एक नई मुहिम की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने जा रहे हैं उत्तराखंड में, ताकि पब्लिक की जो समस्याएं हैं वो सीएम के सामने रखी जा सके और उनका निस्तारण किया जा सके। जो समस्याएं रखी जाएंगी फिर उसके लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे और इस मुहिम के तहत सीएम को खुद पता चलेगा कि अलग अलग जिलों में, प्रदेश के अलग अलग जिलों में चल क्या रहा है। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, एक नई मुहिम की शुरुआत उत्तराखंड में सीएम धामी हफ्ते में 2 दिन शुक्रवार और शनिवार जिलों का दौरा करेंगे। बिल्कुल, देखा जाए तो राजधानी देहरादून जो है वो कहीं ना कहीं जो पहाड़ी जिले हैं, दूर दराज के जो जिले हैं, चंपावत कुमाऊं के इलाके के या फिर गढ़वाल के इलाकों के, वहाँ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं राजधानी से उनका जुड़ाव नहीं हो रहता है और ऐसे में उनकी जो कहीं ना कहीं समस्याएं होती हैं वो देहरादून पहुंचने में और अधिकारियों से मिलने में काफ़ी समय बर्बाद होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से जो एक नई मुहिम शुरू की जा रही है। हफ्ते में 2 दिन मुख्यमंत्री जिलों के जो दौरे हैं वो करेंगे और इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। अपर मुख्य सचिव की तरफ से, राधा रतूड़ी की तरफ से सभी जिला अधिकारियों को ये निर्देश दे दिया गया है और जल्द ही इस मुहिम की शुरुआत की जाएगी। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते से इसकी शुरुआत हो जाएगी और मुख्यमंत्री जो है शुक्रवार शनिवार के दिन प्रदेश के जिलों में भ्रमण करेंगे और वहाँ जो जिले स्तर पे विकास के जो काम हैं उसकी रूपरेखा कहीं ना कहीं परखने का काम करेंगे। इसके अलावा जनता दरबार के माध्यम से जो लोगों की आम समस्याएं हैं उनको कहीं ना कहीं सुनने का काम करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि मुख्यमंत्री स्तर पे जो कहीं ना कहीं जनता दरबार लगाया जाता है, दूर दराज से पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, दूर दराज के जो जिले हैं, राजधानी से जो कहीं ना कहीं लोग जो आते हैं काफ़ी उनको लंबा वक्त लगता है और ऐसे में अपनी समस्याएं समय रहते जो है अधिकारियों के पास नहीं पहुंचा पाते हैं और ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि जिले स्तर पर अधिकारियों के समक्ष बात लोग रखते हैं और उसका समाधान नहीं होता है। ऐसे में डायरेक्ट मुख्यमंत्री उनके ज्ञानेंद्र, एक तरीके से ज्ञानेंद्र देखा जाए तो सीएम का प्रदेश की जनता से सीधा जुड़ाव होगा इस मुहिम के जरिए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का सीधा जुड़ाव होगा आम जनता से, दूर दराज के गाँव में रहने वाले लोगों से। और सीधे जिले मुख्यालय पहुंच के मुख्यमंत्री से अपनी समस्या का अवगत करा सकते हैं। यहाँ तक कि जो अधिकारी उनका काम नहीं कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बात से भी अवगत करा सकते हैं और इस दिशा में अगर सरकार कदम उठा रही है तो इससे इसका दूसरा फायदा ये भी मिलेगा कि जो
विभागों में कर्मचारी और अधिकारी हैं जो लापरवाही करते हैं कामकाज को लेके, कहीं न कहीं वो अब गंभीर हो जाएंगे और अपने काम पे फोकस रखेंगे और विकास के जो काम हैं उसमें यूँ जरूर गति आएगी। जी। बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र, आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस नई मुहिम की शुरुआत होगी और सीएम धामी खुद जनता से जुड़ेंगे। और देहरादून में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा निदेशालय में विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने पूरी पारदर्शिता से शिक्षकों के तबादले करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निशाना बनाते हुए ये भी कहा कि इस स्थानांतरण में कोई सिफारिश नहीं चलेगी। वहीं बैठक में उन्होंने शिक्षा विभाग में पात्र कार्मिकों और अधिकारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया को तेज और विभाग के अंतर्गत संचालित अटल आदर्श विद्यालय, नवोदय विद्यालय और जाटों की पृथक नियमावली बनाने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक समीक्षा बैठक में नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण दिया, जिसमें अधिकारियों ने बताया कि सूबे में प्राथमिक विद्यालय के साथ संचालित 4,457 आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका नाम से कक्षाएं शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। इसके तहत बाल वाटिका शिक्षक हस्त पुस्तिका और बाल वाटिका अभ्यास पुस्तिका तैयार करके प्रकाशन का काम गतिमान है। तो प्रदेश भर में अनाथालयों में रह रहे हजारों अनाथों का आयुष्मान कार्ड बनाकर उनको योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही बाल विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ में सचिव स्तरीय बैठक करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम के तहत विभागीय उच्च अधिकारी जिले से ब्लॉक स्तर तक अस्पतालों में जाकर मरीजों से स्वास्थ्य संवाद करेंगे और उसके साथ ही आगामी जुलाई महीने में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने राज्य भर में अनाथालय में रह रहे हजारों अनाथ युवक युवतियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। डॉक्टर रावत ने बताया कि सूबे के कई अनाथालय में हजारों की संख्या में अनाथ बच्चे और युवा रह रहे हैं, जिनको आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को बाल विकास विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग को सचिव स्तरीय बैठक करने के निर्देश दिए ताकि अनाथों को योजना का लाभ जल्द से जल्द मिल सके। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग पिछले लंबे समय से संवाद कार्यक्रम कर रहा है और इस कार्यक्रम के तहत विभागीय अधिकारी जिला चिकित्सालय से लेकर ब्लॉक स्तर तक फीडबैक लेते हैं। और वहीं डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के तहत विभागीय अधिकारी जिला चिकित्सालय से लेकर ब्लॉक स्तर के चिकित्सालय का निरीक्षण करके मरीजों से स्वास्थ्य सुविधाओं का फीडबैक लेंगे, जिसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा। विभागीय मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित कई स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने और स्वास्थ्य सुविधाओं को ज्यादा मजबूत करने के उद्देश्य से आगामी जुलाई महीने में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभागीय अधिकारियों के साथ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले अनुभवी लोगों के साथ मंथन किया जाएगा, जिसके बाद चिंतन शिविर में प्राप्त सुझावों को अमल में लाया जाएगा। उत्तराखंड में सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों के लेकर सख्ती दिखाई है और कई विभागों ने सिफारिश के बल पर अटैचमेंट करवाने वाले कर्मचारियों की संबद्धता खत्म करने के आदेश दिए हैं। राज्य में ऐसे ही कर्मचारियों अधिकारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी संदेश देने की कोशिश की है। आपको बता दें कि उद्यान और ग्रामीण विभाग में अब बड़ी संख्या में कर्मचारियों को अटैचमेंट खत्म कर दिए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक उद्यान विभाग में अब तक 160 कर्मचारियों की संबद्धता खत्म की गई है और उसके बाद उन्हें फील्ड में भेजा गया है। इसी तरह कृषि विभाग में 46 कर्मचारियों के अटैचमेंट खत्म किए गए, जबकि ग्रामीण विकास विभाग में भी 15 कर्मचारियों को फील्ड में भेजकर उनकी संबद्धता खत्म की गई है। राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश में तबादलों को उद्योग न बनाए जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और उसी क्रम में कैबिनेट मंत्री के स्तर पर अपने विभागों में बदलाव किए गए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उन्होंने अपने विभाग में कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। हालांकि कई बार भारी दबाव होता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कर्मचारियों के अटैचमेंट खत्म करके बड़े बदलाव करने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने जिन अधिकारियों को फील्ड में होना चाहिए था और वो देहरादून में बैठे हुए थे, मैंने 100 हॉर्टिकल्चर के अंदर 160 कर्मचारियों का मैंने अटैचमेंट समाप्त किया है, उनको फील्ड पर भेजा है। एग्रीकल्चर में मैंने 46 लोगों का समाप्त किया है। ग्राम विकास में मैंने
15 लोगों का समाप्त किया है, क्योंकि जिस भावना के साथ ये राज्य बना था, मैं तो आंदोलन में रहा हूँ, जेल गया हूँ, पुलिस की मार खाई, इस पीड़ा को मैंने झेला है। वो इसलिए बना था कि आज जो हमारी लखनऊ से योजनाएं बनती थी, हमारे सीमांत क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में उसका लाभ नहीं मिलता था। और उसके बाद भी यह स्थिति रहे कि कर्मचारी फील्ड में रहकर यहाँ रहे, ये हमने सुनिश्चित किया है। और मैं लगातार हर चीज की मॉनिटरिंग खुद कर रहा हूँ। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान निदेशालय में राज्य के सभी 13 जिलों में फील्ड पर किसानों से सीधा संपर्क रखने वाले मुख्य उद्यान अधिकारियों, जिला उद्यान और जिला कृषि अधिकारी के साथ में वर्चुअल संवाद किया। कृषि और उद्यान विभाग के लिए आगामी 5 सालों का रोड मैप तैयार करने के लिए विज्ञान डॉक्यूमेंट तैयार करवा रहे हैं। हालांकि वहीं राज्य के सभी 95 ब्लॉक से एक कृषि और एक उद्यान गतिविधियों में लगे किसानों से सीधा संवाद करके विजन डॉक्यूमेंट के लिए सुझाव भी लिया जा रहा है। गणेश जोशी ने कहा कि आदि जितने भी आंकड़े हैं उनके अनुसार बाजी करके बजाय फील्ड में काम करके दिखाया जाए और 5 साल में औद्योगिक के उत्पादन को दोगुना करने का काम करें। सभी जिलों के सीएचओ डीटीओ से बातचीत की, उनकी अभी तक की क्या प्रोग्रेस है उनकी जानकारी ली और हम एक विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि हॉर्टिकल्चर के, विशेषकर हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में हम अपनी, उदाहरण के लिए हमारे यहाँ 60,000 टन सेब का उत्पादन होता है और हमारे बगल में हिमाचल है, जो हमारा जैसा ही राज्य है, वहाँ 9 लाख टन सेब पैदा होता है। तो कम से कम हम ये कोशिश करें कि 5 टाइम हम जाएं। हमने 5 साल के अंदर हम इस टारगेट को पूरा करना चाहते हैं। इसका एक लक्ष्य हमने निर्धारित किया है और इसका एक विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। देखिए, जब तक हम लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे और कोई डॉक्यूमेंट बनाने का कोई फायदा नहीं है। एक ब्रेक ले यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। धामी सरकार भ्रष्टाचारियों पर सख्ती से एक्शन ले रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईएएस रामविलास यादव को विजिलेंस कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और वही इस मामले में अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। और आपको बता दें कि रामविलास यादव हाईकोर्ट की फटकार के बाद विजिलेंस ऑफिस पहुंचे थे, जिसके बाद उनसे पूछताछ के दौरान उनको हिरासत में लिया गया। ये रिपोर्ट आप देखिए। आय से अधिक संपत्ति मामले में आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को राज्य सतर्कता विभाग ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद इस मामले में वरिष्ठ अधिकारी रामविलास यादव को विजिलेंस कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत का फैसला सुनाया। हालांकि 6 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। बता दें कि हाईकोर्ट की फटकार के बाद रामविलास यादव देहरादून के विजिलेंस ऑफिस में पूछताछ के लिए पहुंचे थे, जहां उनसे 14 घंटों तक पूछताछ की गई और उन्हें देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि मामला साल 2019 से जुड़ा हुआ है, जब उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रामविलास यादव ने अपना ट्रांसफर उत्तराखंड में करा लिया था। विजिलेंस की टीम आईएएस अधिकारी रामविलास यादव पर नजर बनाए हुई थी और उनकी आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच भी कर रही थी। लेकिन 22 मई 2022 को उत्तराखंड शासन की ओर से अनुमति मिलने के बाद विजिलेंस विभाग ने आईएएस अधिकारी रामविलास यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को विजिलेंस की टीम ने कई बार बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था, लेकिन इस जांच के डर से उन्होंने अपना कभी भी सहयोग नहीं दिया। इसके बाद 21 जून को गिरफ्तारी के डर के चलते रामविलास यादव ने नैनीताल हाईकोर्ट में गिरफ्तारी स्टे की याचिका दायर की, जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इस जांच में वे विजिलेंस टीम का सहयोग करें, जिसके चलते 22 जून को खुद रामविलास यादव सतर्कता विभाग के कार्यालय पहुंचे, जहां लंबी पूछताछ के बाद देर रात विजिलेंस की टीम ने आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को गिरफ्तार कर लिया। वहीं विजिलेंस विभाग के निदेशक अमित सिन्हा ने बताया कि लंबे समय से रामविलास यादव से संपर्क किया जा रहा था और उन्हें कई बार बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना सहयोग नहीं दिया। हमने शुरुआत की अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में
ये पाया था कि इनकी संपत्ति आय से अधिक जो है वो 522% के करीब आ रही थी, जो कि काफ़ी अधिक थी। तो इसलिए हमने शासन से अनुमति मांगी थी कि इसमें हमें मुकदमा दर्ज करने की परमिशन मिले, जो हमें मिल गई। उसके बाद हमने जब जांच की तो जांच में हमें कई सारे ऐसे दस्तावेज मिले जो उनके घरों के छापे से भी मिले, जो कि ऐसे थे जिससे कि हम इनके भ्रष्टाचार के ऊपर काफ़ी मतलब साक्ष्य जिसको कहते हैं मिला हमें। तो उसके आधार पे हमने इनको दबिश दी इनके घरों पे और इनको पूछताछ के लिए बुलाया। जब ये आए तो इन्होंने जो सवाल हमने किया उसका ये जवाब संतोषजनक नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कई सारे ऐसे दस्तावेज हैं जिनका कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इस आधार पे इनको गिरफ्तार कल रात किया गया 2:15 पर, और आज हम इनको कोर्ट में पेश करेंगे। आईएएस अधिकारी रामविलास यादव के वकील एमएस पंत ने बताया कि विजिलेंस कोर्ट में पेश होने के बाद कोर्ट ने आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। इसके बाद अब अगली सुनवाई 6 जुलाई को होनी है। सर दरअसल जैसा कि आपको जानकारी है ही कि एक आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईएएस रामविलास यादव के विरुद्ध एक मामला पंजीकृत हुआ था 19 अप्रैल 2022 में। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग जब हमें पता लगा कि हमारे विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है, तो हम उस एफआईआर के को कैसिंग के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए। ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाने के बाद हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें कहा कि आप विजिलेंस में जाइए और अपने बयान दर्ज कराइए। तो उसी आदेश पर हम कल विजिलेंस के पास गए थे, 12:30 बजे करीब हम वहाँ पहुँच गए थे अपने एडवोकेट के साथ, और जो भी हमने जो उन्होंने क्वेश्चन आयर थी, जो भी जानकारियाँ थी, वो सब जानकारियाँ और हमने सब उपलब्ध करा दी थी। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा के प्रवक्ता विनय गोयल ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि भ्रष्टाचार के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही स्पष्ट कहना है कि भ्रष्टाचार के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है, और कोई भी कितना बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये उसी का परिणाम है। वहीं कांग्रेस ने आईएएस अधिकारी रामविलास यादव के बहाने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार में अधिकारियों के ऊपर बैठने वाले मंत्रियों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बिना शह के कोई भी भ्रष्टाचार नहीं पनप सकता। यहाँ की सरकार ने कोई नया नहीं किया, कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर दिया है। और जहाँ तक गणेश जोशी जी की बात है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास कई रामविलास यादव हैं, तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ रामविलास यादव हैं कहाँ? विगत 5 वर्षों से 6 वर्षों से उनकी सरकार उत्तराखंड में काम कर रही है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अगर ऐसे कहीं है तो ये कहाँ छिपा के रखे हैं? कृपया उनको भी बाहर निकालिए या अपना भी देख लीजिए। मंत्रियों के ऊपर भी तो देखें, जिन मंत्रियों के अधीन ये अधिकारी काम कर रहे हैं, क्या उन मंत्रियों का संरक्षण इन अधिकारियों को नहीं है? ये बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में आखंड तक डूबी हुई है। जहां एक ओर विजिलेंस विभाग अपने स्तर से लगातार कार्रवाई कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को सस्पेंड कर दिया। 30 जून को रामविलास यादव रिटायर हो गए, लेकिन उससे पहले ही उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा संदेश देते हुए रामविलास यादव की कार्रवाई की, जिसका उत्तराखंड शासन में एक बड़ा संदेश गया है कि कोई भी अधिकारी अगर इस तरह का कृत्य करता हुआ पाया जाता है तो उस पर उत्तराखंड शासन जीरो टॉलरेंस के तहत बड़ी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। नेटवर्क 10 के लिए ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। बीजेपी संगठन में हो रहे कार्यक्रम और आगामी कार्यक्रम की रणनीति को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में टोली बैठक हुई, जिसमें सभी प्रदेश महामंत्री और महामंत्री संगठन अजय कुमार भी मौजूद रहे। प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों 1 जून से 15 जून तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़े को मनाया गया। 21 तारीख को योग दिवस और 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्मृति दिवस मनाया गया, जिस पर चर्चा करने के बाद आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा कर चर्चा की गई, जिसमें यह तय किया गया कि 25 तारीख को पार्टी काला दिवस के रूप में मनाएगी। 26 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना जाएगा। उसके साथ ही प्रदेश भर में चल रही जिला कार्य समिति भी संपन्न हो चुकी है, जिसमें कि नैनीताल जिला अभिशेष है। 24 तारीख को जिला कार्य समिति संपन्न होगी। उसके साथ ही 30 तारीख तक सभी मंडलों की कार्य समितियां संपन्न की जाएंगी। ये
प्रदेश की टोली बैठक है जिसमें सभी महामंत्री और अध्यक्ष जी उसकी अध्यक्षता करते हैं। कुल मिलाकर के जो हमारा 1 जून से लेकर के 15 जून तक का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का पखवाड़ा था, उसमें क्या कार्यक्रम हुए और उन कार्यक्रमों को की पूरा डाटा हम लोग कलेक्ट करके केंद्र को भेजेंगे। इसके साथ साथ हमारी जिलों की कार्य समितियाँ, ये लगभग 14 में से 13 जिलों की पूरी हो गई हैं। एक जिला नैनीताल हमारा शेष रहा है जो 24 तारीख को होगी। इसके साथ साथ जिलों के प्रशिक्षणों के कार्यक्रम भी हमारे सभी जिलों में चल रहे हैं। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा जोरों पर है और कुछ दिनों बाद ही कांवड़ की यात्रा भी अब शुरू होने वाली है। इसके लिए पुलिस प्रशासन पहले ही अलर्ट पर है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया है कि प्रदेश में इस वक्त 4 धाम की यात्रा जोरों पर चल रही है और इस बार उम्मीद की जा रही है कि कांवड़ यात्रा भी बहुत बड़ी संख्या में होगी। ऐसे में जल्द ही सभी राज्यों के उच्च अधिकारियों के साथ में बैठक की जाएगी और कांवड़ यात्रा से जुड़े तमाम पहलुओं पर बात रखी जाएगी। यात्रा बड़ी हुई, इसी तरह हमें इस बार उम्मीद है कि कांवड़ मेला भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि 2 साल के ब्रेक के बाद और 14 जुलाई से शुरू हो रहा है। हम उसकी बैकग्राउंड में तैयारियां कर रहे हैं और जल्द ही हम इसमें अंतर्राज्यीय बैठक भी बुलाएंगे। सोनप्रयाग से 4080 तीर्थयात्रियों का पहला दल केदारनाथ धाम को रवाना हुआ, जबकि गुरुवार को 4940 पुरुष, 3333 महिलाएं और 157 नौनिहालों समेत 8430 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। आपको बता दें कि अभी तक 7,83,958 तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं और वहीं केदार घाटी में मानसून के लौटने से केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में गिरावट आने लगी है। सोमवार तक केदारनाथ के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 8 लाख के पार पहुंच सकता है। पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आपदा प्रबंधन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपदा की दृष्टिगत IRS सिस्टम में कई अधिकारियों की क्या भूमिका है उसके संबंध में विस्तृत चर्चा की गई और इसी दौरान जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आपदा संबंधित सही डेटा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने नगर पालिका ईओ को निर्देशित किया है कि जर्जर भवन पर नोटिस चस्पा और नालों की साफ सफाई करना सुनिश्चित करें और लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है कि जेसीबी मशीनों की संख्या किस स्थान पर तैनात है और जेसीबी संचालकों के फोन नंबरों की सूची भी उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही कहा कि सड़कों में बरसाती पानी जमा ना हो, इसका विशेष ध्यान दिया जाए। आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। आगामी मानसून काल में जनपद में जितने भी संवेदनशील मार्ग हैं उसका चिन्हीकरण करने के निर्देश हमने PWD विभाग को दिया। साथ में जेसीबी मशीन्स का उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए टेंडर का कार्रवाई पूर्ण करते हुए सभी स्थानों पर जहां पर मशीन्स को तैनात किया जाएगा उन स्थानों को तय करना है। साथ में हेलीपैड का सूची, जनपद में 48 हेलीपैड ऐसे हैं जो अस्थायी हैं और 4 हेलीपैड ऐसे हैं जो पक्के हेलीपैड्स हैं। उनके कोऑर्डिनेट्स को मैंने कहा है कि एक बार सत्यापन कर लिया जाए। साथ में हमारे जनपद में जितने भी तहसील स्तर पर उपकरण अवेलेबल हैं, पुलिस विभाग के थानों के पास जो उपकरण अवेलेबल। अल्मोड़ा में पंचायत उपचुनाव के मतदान की प्रक्रिया जारी है। अल्मोड़ा में रिक्त चल रहे 42 ग्राम प्रधानों में से 26 ग्राम प्रधान निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं और 7 ग्राम पंचायतों के निर्वाचन प्राप्त नहीं हुए हैं। शेष 10 ग्राम पंचायतों के लिए 27 जून को होने वाले मतदान के लिए 12 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें पीठासीन अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। ग्राम सभाएं हमारी खाली थी। आज की स्थिति यह है कि 7 ग्राम सभाओं में हमारे पास कोई निर्वाचन प्राप्त नहीं हुआ है। 26 ग्राम पंचायतों में जो है हमारे निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हो गए हैं और 10 ग्राम सभाएं ऐसी हैं जहां पे हमारा 27 तारीख को मतदान होने जा रहा है। कुल 12 बूथ चिन्हित किए गए हैं। वहां पे जो पीठासीन अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है और जो भी आवश्यक सुरक्षा बल होगा वहां पे मतदान के दिन वहां पे तैनात कर दिया जाएगा। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।